नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है नमस्कार। परिचर्चा के एक लंबे अरसे बीतने के बाद एक शानदार पायदान पर, जहाँ पर हम बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं और मुझे लगता है कि चलते-चलते क्योंकि चलते-चलते इसलिए कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ है, चलते-चलते क्यों मैं बोल रही हूँ? चलते-चलते इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो साल है 2023 आज उसका आखिरी दिन है। इसलिए चलते-चलते हम अगले हफ्ते के लिए एक संकल्प लेंगे कि हिंदी साहित्य संस्थान को बहुत ऊँचाइयों पर लेकर जाएँगे। इसी तरह हम परिचर्चा लगातार करते रहेंगे। खूबसूरत, विद्वान, विदुषी वक्ताओं के साथ महफ़िल सजेगी और जब हम किसी विशेष अ, विषय को लेकर आएँगे, तब हमें लगेगा कि शायद हमने कुछ तो किया समाज के लिए। आज इसी कड़ी में हम एक बार फिर परिचर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो परिचर्चा है, महत्वपूर्ण भी है, महत्वपूर्ण वक्ताओं के साथ है और परिचर्चा के 102वें कड़ी में पुनः आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ वक्ता के रूप में जो महानुभाव जुड़े हैं, उनका परिचय मैं ज़रूर दूँगी, लेकिन पहले बता तो दूँ कि परिचर्चा का विषय क्या है। हालाँकि फ़ेसबुक सब बता देता है। हमारा पोस्टर लॉन्च हो चुका है 2 दिन पहले ही। सूचना का अधिकार। हमने सोचा कि हम साल के आखिर दिन कुछ ऐसे विषय पर बात करें, जो आने वाले कल को और बेहतर बना सके और जिनको सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है या हमारे कित क्या राइट्स हैं, उन सब बातों पर हम आज गौर करेंगे और आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन की तरफ लेकर चलते हैं। आरटीआई की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले परिचय देना चाहती हूँ मैं हमारे वक्ता का, जिन्होंने सूचना के अधिकार पर बात करने के लिए हामी भरी, हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे साथ नंदिनी जी जुड़ गई हैं। नंदिनी जी अभिनंदन है, स्वागत है आपका। दोस्तों सबसे पहले सूचना का अधिकार है क्या? अगर हम इसको स्पष्ट करें, तो आज की जो परिचर्चा है वो आगे हम ले जा सकते हैं और अपने वक्ताओं का परिचय करा सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर कोई भी ऐसी वक्ता यहाँ मौजूद नहीं है, जो किसी परिचय की मोहताज है, लेकिन एक परंपरा रही है परिचय देने की, तो उस परंपरा का निर्वहन हम भी करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा भ्रष्टाचार को दूर करना है। ये एक छोटी-सी बात है। सूचना के अधिकार को अगर हम डिफाइन करें, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करें, तो ये समझ में आता है। लेकिन सिर्फ सूचना का अधिकार इतना छोटा नहीं है, बहुत वृहत है। 1 घंटे में चर्चा करना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन हम ज़रूर चर्चा करेंगे और सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ क्योंकि इस विषय को आपने सुझाया और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। और चूँकि मैं हमेशा कहती हूँ कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर आप थीं, ये आपका परिचय देती हूँ, लेकिन आज तमाम दर्शकों को परिचय थोड़ा-सा अलग देना चाहती हूँ क्योंकि आप सिंधी विभाग में डायरेक्टर थीं। आप पुलिस ब्यूरो हेडक्वार्टर में एडिटर के पोस्ट पर थीं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में आप अध्यक्ष थीं और साहित्यकार तो आप हैं ही, कवियत्री भी हैं। ये सारा परिचय है आपका और सब जगह पहली महिला आप रही हैं, तो आपका हम अभिनंदन करते हैं और हम बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि आपका सानिध्य प्राप्त होता है और समय-समय पर एक बुजुर्गियत की जब हमें ज़रूरत होती है, एक बुजुर्ग होने के नाते आप हमारा संबल बढ़ाती हैं और हमारी परिचर्चा को चार चाँद लगाती हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दूसरी जो वक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका परिचय मैं देना चाहती हूँ। नंदिनी लक्षाकार जी जो कि न्यूज़ एंकर हैं, जीएमडी न्यूज़ कानपुर में और अभी-अभी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, दोबारा ज़रूर जुड़ेंगी और हमारे साथ हमेशा की तरह एडवोकेट
कृतिका शुक्ला जी। कृतिका जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और बहुत आभारी हूँ कि आपसे जब भी हम समय माँगते हैं, आप अपना कीमती वक़्त हमें देती हैं, क्योंकि एडवोकेट के पास समय नहीं होता। समय पोर्टल के लिए निकालना बड़ी बात होती है, तो बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत और इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए। नंदिनी जी पुनः आ गई हैं हमारे साथ। नंदिनी जी पुनः अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने के लिए पहुँचे हैं। चूँकि साल का आखिरी दिन है, आखिरी दिन एक शानदार पैगाम ज़रूर हम दें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि पुष्पलता जी इस विषय के बारे में थोड़ी-सी अपनी जो दृष्टि है वो आप डालें, ताकि हम इसको कार्यक्रम को सुचारू रूप से इस विषय पर हम बात कर पाएँ। बहुत-बहुत अभिनंदन। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं सबसे पहले शुरुआत में शुरू करूँ। और इस नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया जाए, यही मतलब है, ताकि सरकार से सूचनाएं प्राप्त की जा सके। इसे एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 2004 में इसे को पेश किया गया और 11 मई 2005 को लोकसभा में तथा 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद 15 जून 2005 को ये एक्ट बन गया। RTI एक्ट के नाम से ये मशहूर है। इस समय उस समय यूपीए की सरकार थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो राष्ट्रपति थे और मनमोहन सिंह उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। लगता है पुष्पलता जी से हमारा संपर्क टूट गया है। थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ती हैं, तब तक हम देखें ज़रा कि हमारे साथ कौन-कौन महानुभाव जुड़े हैं और आज की खास पेशकश में वो क्या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं हमारी इस परिचर्चा से। पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है आपका। श्री राम जी हमारे साथ जुड़े हुए, श्री राम जी घर पधारे हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। बहुत सुंदर नाम और नाम ऐसा कि बस। और मेरी छोटी झारखंड से जुड़ गई है ममता सिन्हा, बहुत बढ़िया बेहतरीन कवित्री, मंच की कवित्री हैं और मैं इसकी बड़ी बहन हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और गुलशन ग्रोवर जी, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। पुष्पलता जी जैसे ही जुड़ती हैं, लेकिन उससे पहले मैं नंदिनी जी आपके पास ही चलती हूँ। मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, सभी जानते हैं। आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं, जब तक पुष्पलता जी जुड़ती हैं तब तक हम बात करते हैं आपसे। तो मीडिया का क्या दायित्व है? अगर मीडिया के कर्तव्य की बात करें तो ये आरटीआई से किस प्रकार ये कर्तव्य जुड़ता है? क्योंकि आपका काम है सूचना देना और सूचना किस तरीके से देना है और आरटीआई के साथ जो बात जुड़ती है मीडिया की, तो उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मीडिया एक बहुत ही गंभीर जिम्मेदारी होती है मीडिया के पास। पत्रकारिता के रूप में पहले हमने इसे जाना, फिर मीडिया तमाम माध्यम हो गए सूचनाओं को प्रसारित करने के, तब से हम इसे मीडिया शब्द से संबोधित करने लगे। लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है और जितना गंभीर विषय है, जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। हमें जानकारी चाहिए होती है, तो हम जब पढ़ते हैं उसके बारे में तो इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये चीज हमने यहाँ पढ़ी है, अंकित हो चुकी होती है। ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में मैं टीवी के लिए भी बोलना चाहूंगी कि अरे ये टीवी में देखा था, न्यूज में बता रहे थे। इस भाव से इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है कि अगर कहीं लिखा है तो वो बिल्कुल सही है, अगर टीवी में बता रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। ये जो भरोसा है लोगों का, यहाँ जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि मीडिया का जो काम है असल में, मीडिया जरूर मानती हूं मैं कि अपने विचार भी होने जरूरी हैं किसी बात को कहने के लिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर निष्पक्ष और एक जिम्मेदारी भरी पत्रकारिता हम करना चाह रहे हैं
तो बहुत जरूरी है कि हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच उसमें रेश मात्र भी ना आने पाए। हम सिर्फ सूचना, हम जानकारी जाने, हम तथ्य को जाने और बिना अपनी व्यक्तिगत सोच को उसमें शामिल किए लोगों तक परोसें, पहुंचाएं। जानकारी है ये, और ये लोगों पे निर्भर करता है कि वो उसको समझे, जाने और अपने विवेक से फैसला लें कि क्या सही है, क्या गलत है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारी वहां पर कोई व्यक्तिगत सोच आ जाती है, यानी कि पत्रकारों की या पत्रकारिता की कोई व्यक्तिगत सोच आ जाती है, या फिर कोई उद्देश्य, कोई मंशा आ जाती है, तो ये बहुत गलत और बहुत ही गंभीर मसला, समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि हम मानते हैं। और सूचना का जो अधिकार है, ये आम जनता को अधिकार है और मीडिया एक जरिया है ये सूचना उन तक पहुंचाने का, और बहुत बार इसी अधिकार के माध्यम से सूचनाएं लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाई जाती है। और पुष्प मैम भी आ चुकी हैं और मुझे लगता है कि हम उन्हें अब सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल नंदिनी जी, आपसे भी कुछ और सवाल हैं और दर्शक से भी डिस्कनेक्ट हो गया था, आई एम सॉरी, पता नहीं नहीं, कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैं तमाम दर्शकों से भी अपील करती हूँ कि आप सब भी अगर कोई सवाल है आपके मन में तो जरूर हमसे पूछें। और पुष्पलता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये बता रही थी, और नंदिनी जी, सुंदर वक्तव्य के लिए बहुत बहुत ठीक है। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद ये एक्ट बन गया, क्योंकि राष्ट्रपति जी के जब तक हस्ताक्षर न हो तब तक तो बात पूरी नहीं ना होती है, ये तो सबको मालूम है। तो उस समय मैंने ये भी बताया कि यूपीए की सरकार की धाराओं को आंशिक रूप से उस टाइम लागू कर दिया गया था, लेकिन कुछ विभागों को डाटा की जरूरत थी। अब सब लोग पूछने लग जाते हैं, जब भी पारित हो गया तो सब उस पर कार्रवाई तो करने शुरू कर देंगे, तो इसलिए उसको 120 दिन का टाइम दे दिया गया। तो जो असल में लागू हुआ वो फिर 15 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, क्योंकि 20 वर्ष तक की सारी सूचनाएं एकत्रित करनी थी, तो उसके लिए समय तो चाहिए ही चाहिए। और ये पूरे देश में तो लागू हो गया, लेकिन उस समय ये JNK में लागू नहीं हुआ, तो उसमें ये अपमान है। लेकिन ये प्रसंगवश मैं ये बता दूं कि 2009 में JNK का अपना ही सूचना अधिकार का नियम था, लेकिन 2019 में जब ये यूनियन टेरिटरी हो गई और धारा 370 ये भी हट गई, तो अब ये पूरे देश में लागू है, क्योंकि अब तो ये एक पार्ट हो ही गया हमारा। तो RTI से पहले हम देखें कि स्वतंत्र सूचना विधेयक 2002 में लागू हुआ, जिसे नंदिनी जी जैसे पत्रकारों ने इसको कहा कि ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया से ही सब पूछा जाता है। तो उस टाइम 2002 में पेश हुआ और 2003 में पारित भी हो गया, लेकिन लागू पूरी तरह नहीं हुआ, क्योंकि इसकी आलोचनाएं बहुत हो गई। आलोचनाओं से बचने के कारण ये ज्यादा सफल नहीं हो पाया। तो RTI 2005 बनने के बाद ये अपने आप ही समाप्त हो गया। प्रश्न अब ये उठता है कि क्या इससे पूर्व सूचना अधिकार के बारे में सोचा गया कि नहीं सोचा गया? ऐसा नहीं है, बिल्कुल सोचा गया। 1989 में VP सिंह जी ने सूचना अधिकार की घोषणा की, परंतु एक्ट नहीं बना पाए। इससे पूर्व इतिहास में जाएं तो 1923 में शासकीय गोपनीयता कानून यानी एक्ट था, जो अंग्रेजों के राज्य में था। अंग्रेज तो नहीं चाहते थे ना कि सारी चीजें उनको पता चले, वो तो बहुत सी चीजें गोपनीय रखना पसंद करते थे। लेकिन जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो इस कानून को हटाया नहीं गया। जनता और सरकार के बीच में फिर पारदर्शिता का अभाव रहा, जाहिर है। 1990 में राजस्थान में व्यावर नामक एक स्थान है, वहां पर कुछ मजदूर कार्य कर रहे थे और उन्होंने मांग की कि उन्हें अपनी मेहनत के हिसाब से मजदूरी कम मिल रही है। ऐसे दस्तावेज दिखाए जाएं जिसमें मजदूरी की दरें सरकार ने तय की हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो ये पहला आंदोलन था। तो इसके रिप्रेजेंट किया था RTI एक्टिविटीज हैं अरुणा राय जी, महिला हैं अरुणा राय जी, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया और रिप्रेजेंटेशन को लीड करते हुए सफल हो गई। 1996 में आशाजनक परिणाम प्राप्त हुए। तो 1997 में एक सौरी समिति का गठन किया गया पत्रकारों ने, नंदिनी जी को मालूम ही होगा। तो उसमें उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के पेश किया, एक तरह से गोपनीयता कम करने के लिए।
कि सरकार और प्रशासन जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम सब तरह से दे। आपको तो मालूम ही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पारदर्शिता लोकतंत्र की ऑक्सीजन ही है एक तरह से। कुप्रबंधन और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। सभी भारतीय नागरिक सूचना के अधिकार का लाभ अब तो ले सकते हैं और सभी विभागों में मतलब है पंचायत से लेके संसद तक जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब इसमें आती हैं। और जो सरकार की जो वित्त पोषित संस्थाएं हैं लेकिन गैर सरकारी हैं वो भी इसमें आती हैं। लेकिन वित्त पोषित नहीं है अगर सरकार से तो उनको छूट है, वो इसमें नहीं आती। और कोई भी एनजीओ या यूनियन आदि इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते आरटीआई में, लेकिन इंडिविजुअल अपने हस्ताक्षर से जरूर पूछ सकते हैं। उनको छूट है कि वो कोई भी प्रश्न पूछें। इतनी बातें तो हो गई, परंतु सूचना कैसे प्राप्त करें ये जानना भी जरूरी है। आवेदक से तो आवेदन का कारण भी नहीं पूछा जाता। ये आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस कारण से पूछ रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। एक सादे कागज, जैसे ये A4 साइज का कागज है, नॉर्मली फाइलों में यही इस साइज का कागज लगता है, A4 साइज इसको कहते हैं। तो ये सादे कागज पे आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रारूप नहीं बनाया गया। अभी कुछ राज्यों में थोड़ा से फॉर्म प्रारूप कुछ बना दिया गया, लेकिन फिर भी आप सादे कागज पे आवेदन कर सकते हैं। और सरकारी कार्यकलापों से जानकारी से संबंधित सूचना सीडी में, डीवीडी में। जी पुष्पलता जी, मैं ये कह रही थी कि जो जानकारी आप दे रहे हैं वो जानकारी अगर कृतिका वकील के नाते दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो वकील है द्वारका कोर्ट की। वो धाराएं बताएंगे ना जी। नहीं, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, चूंकि मीडिया से हैं आप नंदनी, तो नंदनी से जरूर मैं पूछूंगी कि जो आरटीआई है वो जन जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस विषय पर आप जरूर थोड़ा मार्ग प्रशस्त करें। जन जीवन के लिए आरटीआई क्या मायने रखता है? हाँ, मैं आपको उदाहरण सहित बताती हूँ। जी जी जी, वैभवी जी रहती हैं, शायद मैं नाम भूल गई, आप कहाँ रहती हैं? उत्तम नगर। दिल्ली में रहती हूँ जी। उत्तम नगर में रहती हैं। तो आप ये आवेदन कर सकती हैं कि देखिए मैं उत्तम नगर में रहती हूँ, वो मेरे पीछे जो सड़क है वहां मैं सब्जी लेने जाती हूँ, वो 1 महीना पहले बनी थी लेकिन उसमें अब गड्ढे आ गए हैं और मेरे को बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे ये सूचना दी जाए कि इसमें कौन सा माल लगाया गया और सरकार ने क्या दरें तय की और क्या है चूक हुई, क्या हुए सब। वो आपको 30 दिन के अंदर जवाब दे देते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपको वो 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देते तो आप सेकंड अपील करेंगी, तो उसमें जितना भी देरी होगा, फर्ज किया 20 दिन की देरी हो गई, आपका जवाब नहीं मिला, तो जो इनके इस जवाब के लिए उत्तरदायी था उससे हर दिन का 250 रुपया जुर्माना लगेगा और अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपया है। और वो 250 रुपया जो जुर्माना लगेगा प्रतिदिन का, 20 दिन हो गए, 5,000 रुपया आपको मिलेंगे, घर बैठे आपने कमाई भी कर ली। तो कितनी अच्छी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृतिका शुक्ला हमारे साथ। जी, थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकती हूँ, माफी चाहूंगी। कुछ और दर्शक जुड़े हैं, जरा उनका हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि बहुत मजा आता है जब लोग आते हैं और सुनते हैं, और जब इनके प्रश्न होते हैं तो और आनंद आता है। कवि शैलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और सुरेंद्र भाई साहब लिख रहे हैं कि आज शीतलहर चल रही है। तो भाई साहब, शीतलहर आज पूरे भारत में ही है और हर जगह है, दिल्ली में भी शीतलहर है। आप सभी बचे रहिए शीतलहर से, लेकिन हमारी परिचर्चा जरूर देखिए। तो कृतिका शुक्ला जी, एक वकील होने के नाते, चूंकि बहुत सारी धाराएं होती हैं, कानून के अपने दायरे हैं, कानून के अपने पेच हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे तमाम दर्शकों को, तमाम श्रोताओं को आप आरटीआई की धाराओं के बारे में और किस तरीके से हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं, आरटीआई है क्या, वो सारी जो एक ताना बाना है एक वकील होने के नाते, आप उसे बुने। और नंदनी जी, एक प्रश्न आपके लिए है, इसके बाद मैं चाहूंगी आप जवाब जरूर दें, उसके बाद मैं पुष्पलता जी के पास आऊंगी। कि जो मीडिया है अगर वो गलत सूचनाएं फैलाता है तो
जैसे चूंकि बहुत जगह आम जनजीवन में भी और मैंने समाज में भी बहुत चीजें ऐसी देखी हैं जो मीडिया हस्तक्षेप करता है। और देखिए, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि मीडिया बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, मीडिया का काम है लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना और एक जिम्मेदारी का काम है। कितना जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत कुछ आजकल देखने को मिलता है। तो ये इसका उत्तर मैं जरूर आपसे चाहूंगी और संतोषजनक उत्तर चाहूंगी। कृतिका जी, ओवर टू यू। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार करती हूँ मैं। तो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, अपने नाम से ही बताता है कि इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो अगर गलत पहुंच जाए तो काफी हद तक चीजें गलत हो जाती हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इसलिए बनाया गया जिससे कि जनता और सरकार के बीच में, जो सरकार जो काम कर रही है, हम जो टैक्स दे रहे हैं, वी आर द टैक्स पेयर्स, जो हम टैक्स दे रहे हैं, वो जो पैसा हमारा जिन कामों में लग रहा है, रोड बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, शिक्षण संस्थान बन रहे हैं, जो कुछ भी बन रहा है हमारे टैक्स के पैसे से जो सरकार बना रही है, उसका जनता को राइट मिलना कि क्या मेरा पैसा सही जगह पे यूज हो रहा है, प्रयोग में लाया जा रहा है या नहीं। जैसा कि आपने कहा भ्रष्टाचार की बात करी तो जब कोई व्यक्ति सवाल करता है और हक से सवाल करता है, उसका हक होता है, राइट होता है, तो वो सवाल अपने आप में बहुत मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्ट इसीलिए बनाया गया कि जिससे कि एक पारदर्शिता को क्रिएट करा जाए। दूसरा, आपने पूछा धाराएं, अगर मैं सारी धाराओं को एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो विभा 2-4 घंटे मुझे ही चाहिए। मैं धाराओं को ब्रीफ कर देती हूँ कि धारा है कौन कौन सी, और उसके बाद आपको ये बताती हूँ। नॉर्मली तो आप, मैम ने बताया, आप एक सफेद पेपर पे लिख करके और आप एक नॉर्मली दे सकते हैं, बट कोर्ट में आप आरटीआई कैसे फाइल करेंगे, मैं उसको ब्रीफ करती हूँ। सबसे पहले, इसीलिए मैंने ये टॉपिक इतना बड़ा है कि 1 घंटे में तो 4 लोग इस पर बात ही नहीं कर सकते। एक ही अगर ढंग से इस पर बिल्कुल बात सही करेंगे बात तो है, 2-3 घंटे। बिल्कुल तो सही मैंने कहा इसको जो कृतिका है जी। कुछ पॉइंट्स में, जी कृतिका जी, मैं आपसे कुछ सहमत हूँ, इसीलिए पॉइंट जी आरटीआई को हमने 1 घंटे में बांधने की कोशिश की और हाँ, एक तो इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए 1 घंटे में वो देने की कोशिश की है। जी इसको मैंने बहुत ब्रीफली, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो धाराएं मैं बता देती हूँ। धारा 4, 10, 5, 1 और 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 ये तत्काल प्रभाव से लागू हैं 2005 से, जब से ये एक्ट फेस में आया है तब से। दूसरा कि आप कोर्ट में कैसे आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो कोर्ट में आप आपको एक लॉगिन आईडी बनानी है। आरटीआई का जो वेबसाइट पोर्टल है, उस पर जाके आपको लॉगिन आईडी बनानी है। वहां पे फॉर्म है, उस फॉर्म में जो भी सूचना है जो आपको देनी है, जो आपको भरना है, जो फिल करना है, वो आप उस फॉर्म में भरेंगे और 10 रुपए का शुल्क लगता है। और जो SC/ST की श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए निःशुल्क है। 10 रुपए का शुल्क के साथ, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, आप कोर्ट में आरटीआई फाइल कर सकते हैं। कोर्ट में एक क्वेश्चन आता है कि कोर्ट में क्या आरटीआई मान्य भी है। तो आरटीआई अधिनियम के आधार पर जो दस्तावेज हमें प्राप्त होते हैं वो द्वितीय श्रेणी में कोर्ट में मान्य होते हैं। अगर आपको किसी सूचना अधिकारी के पास से आपके पास में कोई दस्तावेज है जो आप प्रमाणित करके लेके आए, आपने आरटीआई फाइल करी थी और आपको वहां से कोई दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और उस बेसिस पे आप उसको कोर्ट में जाकर के फाइल करते हैं, तो द्वितीय दस्तावेज जो है द्वितीय साक्ष्य के रूप में वो कोर्ट में मान्य होते हैं, वो रिकॉर्ड में मान्य होते हैं। और कोई प्रश्न आप पूछना चाहें रेबा जी? जी मैं सोच रही थी कि दर्शक दीर्घा से कोई प्रश्न आए तब हम बात करेंगे। और नंदिनी जी, मैं चाहूंगी कि जो प्रश्न मैंने आपको सौंपा था उस प्रश्न के बारे में, क्योंकि देखिए जो मीडिया है, मीडिया का काम है सही इंफॉर्मेशन देना। और आजकल जो कुछ भी हम टीवी या बाकी चीजों पर या अखबार में भी पढ़ते हैं, तो कई बार चीजें ना
तोड़ मरोड़ के पेश होती है। होता कुछ है और दिखाया कुछ और जाता है, और कई बार तो होता बहुत ज्यादा है लेकिन कम दिखाते हैं। तो उस सूरत में मीडिया का जो एक प्रभाव है, या मीडिया का जो एक पारदर्शी काम है आरटीआई के साथ, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन का जो जिस टॉपिक पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन देना सबसे, देखिए आजकल मीडिया के अलावा दुनिया में कुछ चल नहीं रहा है। जो हम कर रहे हैं ये भी सोशल मीडिया है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सही दिशा पर काम करें, सही दिशा के लिए काम करें। लोगों को हम जो देना चाहते हैं, एक इंफॉर्मेशन कहिए, जागरूकता फैलाना कहिए, या ज्ञान की बातें कहिए, जो हम देना चाहते हैं वो हम किस तरीके से दे रहे हैं और कितना हमें देना चाहिए। मीडिया का जो एक रोल है आरटीआई को लेकर, आरटीआई के अंदर, उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप जरूर प्रकाश डालें। देखिए, बहुत ही अहम बात आपने अभी कही। कई बातें अहम थी, कोशिश करूंगी कि बिंदुवार सभी पर बात कर सकूं, लेकिन एक बात आपने कही जो मुझे भी बहुत खल जाती है कभी कभी, कि बहुत बार ऐसा हम पाते हैं कि जो मीडिया है वो चीजों को कभी कभी बहुत बढ़ा करके बताता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत चीजें होती हैं जो बतानी जरूरी होती हैं, जो जनता तक पहुंचना चाहिए, और सूचना का अधिकार की हम बात कर रहे हैं। सूचना के अधिकार के तहत ही जनता तक वो बात पहुंचनी चाहिए, बहुत जरूरी होती है, और हम नहीं बताते। ये भी एक तरीके का करप्शन है जो कि हर डिपार्टमेंट में हम पाते हैं कि जो चीजें होनी चाहिए वैसा ना हो करके अपने नैतिक मूल्यों से गिरते हुए अपने कर्तव्य का पालन ना करना, गलत चीजें करना, रोक देना, हर डिपार्टमेंट में हम पाते हैं। चाहे वो चिकित्सीय विभाग हो, या फिर जिस तरीके से अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए, या हर डिपार्टमेंट की, तो ये पत्रकारिता के अंदर अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो ये पत्रकारिता में भ्रष्टाचार है। और कहीं ना कहीं जो सूचना का अधिकार था उसका मेन जो मुख्य उद्देश्य ही था वो ये था कि हम भ्रष्टाचार ना हो सके, भ्रष्टाचार को रोका जा सके। और इसीलिए सूचना का अधिकार आम जनता को सुलभ कराया गया कि आपको डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ सुविधाओं से मतलब है, लेकिन फिर भी आपका अधिकार बनता है कि अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप जान सकते हैं। जैसा कि जिक्र भी आया कि सिंपल एक प्लेन A4 पेज पर भी हम सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, हम अपना सवाल करेंगे और हमें जवाब मिलेगा। और देखिए, कानून नियम इस तरीके से बनाए गए हैं कि देरी होने पर भी कहीं ना कहीं, मतलब देरी भी नहीं हो सकती यहाँ पर आपको, अगर आपने आरटीआई फाइल किया है तो आपको सही समय पर जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर मीडिया की बात की जाए तो मीडिया के लिए, आम जनता के लिए मीडिया मतलब टेलीविजन, मीडिया मतलब मैगजीन हो गया, मीडिया मतलब हो गया कि न्यूज़पेपर हो गया, जो आम जनता के लिए है। और अगर वहां पर गलत इंफॉर्मेशन आ रही है तो निश्चित तौर पर बहुत शर्म की बात है, ये गलत है। और यही वजह है कि आज मीडिया वो अपना जो भरोसा है वो खोती जा रही है आम जनता के बीच। क्योंकि मैं खुद सुनती हूँ लोगों को, जब आम लोगों के बीच में बैठती हूँ, कि ये लोग तो कुछ भी दिखाते हैं। नंदिनी जी, मुझे बहुत खराब लगता है। ऑनलाइन पोर्टल पर बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप बहुत बड़ी बात है ये। नंदिनी जी सही बात बोल रही हैं, लेकिन ये सच है, मुझे भी बुरा लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सच है कि ये लोग कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन ये जो एक सोच आई है उन्हीं लोगों के बीच जो ये कहते हैं कि मैंने टीवी पे देखा है, कॉन्फिडेंस से किसी बात के लिए आम जनता ही कहती है, जबकि हर टीवी पे दिखाई गई चीज जरूरी नहीं है कि सही हो, लेकिन उन्हें भरोसा होता है। या पढ़ा है कहीं तो अरे ये मैंने पढ़ा है, कहीं लिखा देखा है, ये भरोसा है उनका। और उन्हीं आम लोगों का जब ये कहना होता है कि अरे यार कुछ भी दिखाते हैं, तो ये दुखद है और ये सोचने वाली बात है। और हमें सोचना पड़ेगा कि ये ना हो, क्योंकि ये सम्मान, ये भरोसा जो हमने हासिल किया है, इसके पीछे बहुत कड़ा संघर्ष है। वो पत्रकार हैं जो सवाल करने का दम रखते थे। जब तमाम आम जनता जो सवाल नहीं कर सकती थी, वो पत्रकार ही सवाल करते थे और जवाब देना पड़ता था। और उन्हीं की हिम्मत और उन्हीं की सेक्रीफाइस, अपनी जिंदगी को खतरे में डालने जैसे अनुभव लेने के बाद ये जो सम्मान पत्रकारिता को मिला है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और आजकल सवाल उनके हिसाब से बनाए जा रहे हैं। फर्क आ गया जी, बहुत फर्क आ गया है। बहुत फर्क आ गया है और सोचना पड़ेगा। और लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि हर कोई ऐसा नहीं है, ये प्रतिशत थोड़ा बढ़ गया है और इसीलिए चिंता की बात है। और लोग भी स्मार्ट हो गए और वो समझने लगे हैं। तो हमें भी लगता है कि ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, वरना पत्रकारिता अपना भरोसा खो देगी।
बहुत बढ़िया बात आपने कही। और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी के पास आती हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहली अहम बात, क्योंकि हम आरटीआई पे बात कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अधिनियम के तहत हम बात नहीं कर रहे। हम उस तमाम क्षेत्र की बात करना चाहते हैं जो हमारी जाती जिंदगी में हो, किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो हर हाल में राइट ही होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपने बहुत सही कहा, बहुत जी, सही कहा। और मेरी मैं बात चाहूंगी कि आप अपनी बात जरूर रखें, और जो भी आप उस समय कहना चाह रही हर कार्य में थी। समस्याएं तो आती हैं, और ये एक्ट भी कोई बचा हुआ नहीं है इस चीज से। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ संस्थाओं में, जैसे आपने कहा स्कूल में या कैसे पूछा, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उत्तर नहीं दे सकते। एक तरह से बचने की बात हो गई ना उत्तर देने से। तो ऐसे मामले आयोग के सामने अपील के रूप में आए, तो आयोग ने इन अपीलों का निपटारा करने के लिए लोक प्राधिकारी निर्धारण किए और कुछ मानदंड भी बनाए, और सरकार को वित्त पोषित मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे सूचना अधिकारी को पद नामित करें और उन्हें इनके पालन करने के लिए कहा जाए। तो आपने तो ये देखा कि जब ये ऐसी बात हुई थी, अब जरूरी हो गया कि वो कोई ना कोई अधिकारी बनाए। तो एक जो सबसे पहला तो अधिकारी जो होता है वो तो होता है सूचना अधिकारी, जो फर्स्ट अपील आप करते हैं। अब जब आप सेकंड अपील करते हैं तो उसके बाद और ऊपर हो जाते हैं, तो वो है सेकंड। आप सेंटर अपील वाले, सेंटर पे भी मार्क कर सकते हैं रिपोर्ट। राज्य के बाद अगर राज्य में आपकी अपील नहीं सुनी जाती है तो आप सेंटर में तो आप सेंटर को बात अप्रोच कर सकते हैं। और फर्स्ट अपील 30 दिन के अंदर, उसके बाद आप कोर्ट में अपील डाल सकते हैं। अगर आपकी प्राइवेट अपील नहीं सुनी जा रही है तो आप कोर्ट में अपील डाल सकते हैं। वही कह रही हूँ। और राज्य सूचना आयोग आयुक्त को राज्यपाल नियुक्त करता है, ये भी जानना जरूरी है। और ये किस तरह, जिस तरह आप कह रही है ना कोर्ट में डाल सकते हैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये जो कोर्ट में डालने के लिए जो मुख्य सूचना अधिकारी होते हैं उनका एक कॉलेजियम होता है, और वो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और एक कैबिनेट मंत्री, और इतना ही नहीं, साथ में विपक्ष के एक नेता भी ले लिए जाते हैं जो बताएंगे कि किसको चुना जाए। तो जो ये नाम देता है, जब सबके लिए होता है कि हाँ ये ठीक है, तो उसी को ही चुना जाता है। इसी के लिए ही ये जो आपका ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाया गया और ये फॉर्म क्रिएट किया गया, जो कि आप डायरेक्ट कोर्ट में ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ये इसीलिए किया गया कि कहीं कोई एजेंट आपको परेशान ना करे या कहीं कोई और, हाँ, इस तरीके, इसलिए आप खुद के दम पे 5 वर्षों तक और एक और बात है कि आप 20 साल से भी पुरानी जानकारी, 20 साल से भी पुरानी जानकारी आप आरटीआई से मांग सकते हैं। आरटीआई के एक्ट के तहत आप डिमांड कर सकते हैं 20 ईयर्स से भी पुरानी। ये नहीं है कि आप रिसेंट पे, अगर आपको लगता है तो इसके 20 साल से पुरानी आप जानकारी निकाल सकते हैं। कृतिका जी, पुष्पलता जी, नंदिनी जी, एक बड़ा टीआरपी का क्वेश्चन आया संजय जी का। नहीं, जवाब है मेरे पास। रोमांचित करने वाला संदेश आया है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये संदेश है मोनी साहिब का। सच्चे लोग लगते हैं आप सब। मेरे से एक वकील होते हुए ये सुनना बड़े गर्व की बात है। जी मेरे से कुछ पूछा किसी ने, छोटी सी बात है, वो मैं सामने रखना चाहती हूँ। हाँ, मुझसे ये पूछा गया कि किस भाषा में, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, हिंदी या अंग्रेजी में तो कर ही सकते हैं, जैसे आप लोकल भाषा में। हाँ, लेकिन किसी राज्य भाषा में, अगर आप किसी राज्य में हैं तो उस राज्य भाषा में भी कर सकते हैं, क्योंकि राज्य की भी तो भाषाएं हैं ना 22, उसमें भी कर सकते हैं अगर आप उस राज्य में हैं तो। हाँ, उसकी अपनी भाषा। और एक तो ये, दूसरा ये कि ये डाक खर्च वगैरह, डाक खर्च का जो है, जैसे आपने बताया कि 10 रुपए की फीस लगती है, तो डाक खर्च का भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं उसकी प्रति तो 2 रुपए पर पेज के हिसाब से आपको प्रति देते हैं, है ना। अगर आपने 20 पेज मांगे तो आपको 2 रुपए पर पेज के हिसाब से आप
₹40 दे दिए, लेकिन अगर आपने ₹100 दे दिए, ज्यादा दे दिया तो वापस नहीं होते, इसलिए ये भी सोच समझ के देना होता है। लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे है उन्हें कुछ नहीं देना होता, लेकिन ये प्रमाण करना होता है कि आप नीचे वो सर्टिफिकेट लग जाता है मैम। क्या छूट है क्या आरटीआई में किसी, तो वो छूट का बताती हूँ कि ये कुछ विचाराधीन मामले जो अभी फाइनल नहीं हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा अगर इन्वॉल्व हो और व्यक्तिगत गोपनीयता हो और अगर न्यायिक गोपनीयता हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी। पुष्पलता जी, आपने अभी बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहती हूँ। पुष्पलता जी, आपने अभी जो कहा, छूट है जी पुष्पलता जी, आपने अभी कहा कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं वो अगर आरटीआई फाइल करते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र देना होता है। अब मेरा सवाल ये है, बहुत ज्वलंत प्रश्न है मेरे पास, कि गरीबी रेखा से नीचे हैं वो एक सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट सच्चा है झूठा है, इसका प्रमाण कहाँ से आएगा? राइट टू इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा कि ये जो गरीबी करेंगे ना, ये राइट टू इंफॉर्मेशन में नहीं आएगा। ये राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये सिर्फ हम अधिनियम की बात नहीं कर रहे, हम हर उस संस्थान की बात कर रहे हैं जहां से हमें सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जो मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट पढ़ा है उसमें ये जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप कह रहे हैं नहीं है। चलिए कोई नहीं, आपके पास हम आते हैं। पुष्पलता जी बहुत पहले नंदिनी जी से टीआरपी वाला क्वेश्चन पूछेंगे। नंदिनी जी, आप इसका जवाब जरूर दें, संजय जी बहुत इंतजार कर रहे हैं आपके उत्तर। प्रतिबंधित जो है वो मैंने आपको बताए। जी बहुत ही खतरनाक सवाल किया उन्होंने। जिन लोगों को खतरा है किसी को, तो आपको 48 घंटे के अंदर उसका जवाब देना पड़ेगा। जी उसमें 30 दिन और 90 दिन कुछ नहीं होता है ना जी। तो और कोई प्रश्न आप पूछना चाहें? जी, अभी प्रश्न हमारे पास आने वाले हैं, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। और नंदिनी जी कहिए टीआरपी के बारे में। पूछना ये है कि आजकल मीडिया टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाती है, कुछ भी। मैं इतना नहीं मानती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि टीआरपी होती किससे है? टीआरपी जो हमारे दर्शक हैं उनसे होती है। वो जो देखना चाहते हैं उन्हें थामे रखने के लिए कभी कभी कुछ दिखाना पड़ता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं होता है। वो देखने वाले के टेस्ट को, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए होता है। और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है। मैं आपको बता दूं, आजकल जो ये हो रहा है, ये मॉडर्न पत्रकारिता की अगर बात की जाए, जहां पे अगर ये बात ब्लेम लगते हैं कि भाई भ्रष्टाचार है या सही इंफॉर्मेशन नहीं दिखाते हैं, बहुत बार मैंने इसी सिचुएशन से संघर्ष करते हुए आज के पत्रकार को ये देखा है कि जो देखना चाह रहे हैं लोग, उन्हें उसी अंदाज में दिखाओ। लेकिन पत्रकारिता भी करनी है तो कई बार संघर्ष आम जनता से भी पत्रकारों का होता है कि वो एटलीस्ट हमें देखे तो, रुके तो, जानकारी तो हम दे ही रहे हैं और वो तो हमारा काम है, हम करते हैं। तो टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाते हैं तो कभी कभी ड्रामेटिक हो जाता है, कभी कभी बहुत लाउड हो जाता है, लेकिन गलत नहीं होता है वहां पे भी। तो ये जवाब है मेरा उनके लिए। तो वो क्या करूं, इसके लिए जिम्मेदार आम जनता यानी कि हम ही है, हमारे इंटरेस्ट ही है जब हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ता है जिसे कुछ भी दिखाने का नाम दिया जाता है। तो ये मेरा जवाब है संजय जी को। चलिए बहुत सवाल बहुत अच्छा था। एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। अभी हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मीता गुप्ता जी आने वाली हैं और वो अपने पॉडकास्ट के बारे में कुछ जानकारी देंगी, तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। मीता जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, मंचासीन सभी विदुषियों को, और बहुत बहुत प्यारी विभा राज वैभवी जी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और आज ये महिला मंच लग रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जाते हुए साल को प्रणाम करते हुए सब महिलाएं एकत्रित हैं और बात कर रही है सूचना के अधिकार के बारे में। ये तो गजब की ही बात है और गजब का ही मंच है। 102वां एपिसोड मायने रखता है। जब आप 2 डिजिट से 3 डिजिट में प्रवेश करते हो, मायने तभी बदल जाते हैं। 99 से आप 100 में आए और अभी एक लंबा सफर है 4 डिजिट में आने का। तो उस सफर को फिर से हौसले के साथ, नए साल के नए हौसले के साथ, नए आसमान के साथ, नए जुगनुओं के साथ, नए अंधेरों के साथ जो है हम सब बढ़ चले हैं। विभा जी को बहुत बहुत आभार कि आपने इतने गंभीर विषय में बीच में मुझे आमंत्रित करके
और एक विशेषता आपने दे दी जिसका मैं हमेशा आपको आभार व्यक्त करती रहूंगी। जी मीता जी, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन आपने अंधेरों का जिक्र किया, नए अंधेरों का, तो थोड़ा सा इसको जरूर नए अंधेरे होंगे तभी नए जुगनू चमकेंगे, यानी जीवन में नई चुनौतियां आएंगी तभी आप जीवन में और अधिक अपने आप को साबित करने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना ये है, और मैंने अपने जीवन में भी इस बात को बखूबी निभाया है, कि जब जब मेरे सामने चुनौतियां आई हैं, मैं उतना अधिक खिलकर, उतना अधिक जागृत होकर, उतना अधिक, जैसे कहते हैं आप, सोने में नहाकर मैं बाहर निकल कर आई हूं। और कभी भी निराशा के बादलों ने सूरज को ढकने की भले ही बहुत कोशिश की हो, पर कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। इसलिए अंधेरे बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपको चमकना है तो विपरीत परिस्थितियों में चमकने के अवसर आपको ज्यादा मिलते हैं। मेरे ख्याल से आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगी। और आप सभी भी, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, बहुत बहुत आभार आपका। इतना सुंदर आपने मुझे रिव्यू दिया। मैं हृदय से, मतलब एक होती है गुरुता उम्र की, एक गुरुता होती है विशेषताओं की, गुणों की। तो गुणों की गुरुता के साथ आपने मुझे जो रिव्यू दिया, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं यहाँ अपनी वेबसाइट का नाम भी जरूर अंकित करूंगी, ताकि ये रहे कि जो भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बल्कि पॉडकास्ट तो सुना ही जाता है आजकल यूट्यूब पर। हम वो एक कार्ड लगाकर, आप जानती हैं नंदिनी जी तो बहुत अच्छी तरह इन चीजों में माहिर हैं, और नंदिनी जी से भी मैं अपेक्षा करूंगी कि आप उसे सुने 1 तारीख को, यानी कल। मैं लिख रही हूँ इसकी वेबसाइट, यूं ही कोई मिल गया .com। और जब आप इस पर जाएंगे, वैसे एक QR कोड भी है जो मैंने अपने फेसबुक में भी और व्हाट्सएप पर भी मैंने शेयर किया है, उसके माध्यम से भी हम पहुंच सकते हैं। और आप जिस भी प्लेटफॉर्म से देखना चाहें, स्पॉटिफाई, कुकू FM, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, एक और है, उसका नाम मुझे अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, ऑडिसिटी नहीं, ऑडियंस या कुछ ऐसे नाम है उसका, मैं भूल रही हूँ। तो किसी पर भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर तो है ही, क्योंकि यूट्यूब तो गूगल का मेन अस्त्र है, मुख्य अस्त्र है। तो बात नए साल की हो रही है, तो नए साल में जैसा मैंने कहा, जितनी चुनौतियां आती हैं आप उतना निखरते हो। तो मैंने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। कृतिका मुझे बहुत सालों से जानती है और हम एक साथ बड़े हुए हैं। वो बहुत बच्ची थी, मैं थोड़ी बड़ी थी, और हम साथ साथ बढ़े हैं, साथ साथ ग्रो किया है हमने। और हर व्यक्तित्व की एक विशेषता होनी चाहिए कि वो ग्रो करे, जो बहुत जरूरी है जहां भी है वो। वैभवी जी को भी हम देख रहे हैं, अब हमारे हिंदी साहित्य संस्थान का भले ही नाम बदल जाएगा, लेकिन काम नहीं बदलेगा और ना ही उसका यश बदलेगा। कितने पुरस्कार आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां बिल्कुल हार्ड कट कंपटीशन है, नंदिनी जी इसकी गवाह हैं, तो वहां पर आप अपने आप को साबित करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई शुरू करता है किसी काम को, तो उसे ईश्वर के साथ साथ स्नेही जनों का आशीर्वाद चाहिए होता है। इसीलिए मैंने आज विभा जी से थोड़ा नाराज होकर, थोड़ा सा झगड़ा करने की मेरी आदत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा झगड़ा करके और थोड़ा कृतिका का हवाला देकर, क्योंकि कृतिका जो है, ये कृतिका ने ऐसे कहा। आप झगड़ा नहीं कर रही थी, आप ना एक हठी बालक की तरह हट कर रही थी कि मुझे तो प्रोग्राम में आना ही है। जी जी बिल्कुल। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि और आज का दिन वैसे भी हमारे परिवार के लिए बड़ा विशेष है। आज मेरे ससुर जी का जन्मदिन होता है, और 26 वर्ष पहले वे हमें छोड़कर चले गए। तो आज हम हॉस्पिटल गए थे, यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल है, लंग्स का ट्रीटमेंट वो लोग करते हैं, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम उनको देकर आए। और सुबह हमने, जहाँ मजदूरों का अड्डा लगता है, कृतिका जानती है, शील चौराहे पर, तो वहां पर हम गए थे और सुबह उनके नाश्ते और उनको कंबल और जो भी हमारे लिए, मतलब हम जो कर सकते थे। तो आज का दिन बड़ा विशेष था। तो विभा जी से लड़ने के लिए भी आज का दिन ही ठीक था। वो हटी थी, ठीक है, तो वो मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे तो आना ही था वाली बात थी।
तो मैं इसीलिए आई हूँ कि आप सब अपना प्यार दें। यूं ही कोई मिल गया था नहीं है, क्योंकि था हटा दिया गया, था कहने कल से के बात लिए अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं हम आपको। बिल्कुल कल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब की ओर से शुभकामनाएं। मैं तो बहुत आपके सारे शुभकामनाएं प्रोग्राम आपको। देखती और हूँ। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल देखने वाले हैं। और आपके हाँ आने जी। से ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी गार्डन में आ गई हूँ। वो खुशबू सी महसूस हुई आपको देख करके, और आपके बोलने से कि मैं बस यही एक्सप्रेस करने के लिए था, यही भावनाएं थी जो मैंने बोल दी आपसे, जो आपको देखकर महसूस हुआ अभी। थैंक यू सो मच। और मैं आपके इतने सुंदर कार्यक्रम और गंभीर विषय में बहुत बाधा नहीं डालूंगी, बस इतना कहूंगी कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ रह जाते हैं, कुछ हम में ही रह जाते हैं, कुछ हमसे छूट जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में बस जाती हैं। चाहे वो हमारे घर में काम करने वाला स्वीपर ही क्यों ना हो, या फिर हमारे साथ काम करने वाला कोई दिव्यांग सहयोगी ही क्यों ना हो, या फिर जो मंदिरों में बसता है रब वही क्यों ना हो, कभी कभी उसे भी ढूंढना जरूरी हो जाता है। और कृतिका ने पुस्तक पढ़ी है पूरी, मेरी पुस्तक भी आ चुकी है इसी नाम पर। तो कृतिका, आपको भी बहुत आनंद आएगा। और मैं क्लासरूम टीचिंग नहीं कर रही हूँ, ये भी एक थोड़ा अलग लगेगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं मैम क्लासरूम की तरह मत बोलिए आप। तो मैंने कोशिश की है, आशा है सबका प्यार मिलेगा और जीवन में बहुत सारे लोग आगे भी मिलते रहेंगे। और मैं फिर दूसरी अपने इस पूरे 25 एपिसोड के बाद फिर और 25 एपिसोड करने की पूरी कोशिश करूंगी, ये मेरा प्रयास है। और नंदिनी जी, बिल्कुल आपसे चाहूंगी शेयर करें आप, ये आजकल हो गया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, तो वो सब तो है ही। और फॉलो आप करें। मीडिया फॉलो करें, यस बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करें और आशीर्वाद दें। मेरा सबसे बड़ी मेरी चाह ये है कि आशीर्वाद मिले। और विभा जी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ, मैंने मुझे लगता है ज्यादा समय ले लिया, 6-7 मिनट नहीं ले नहीं, लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ कवित्री नेहा शर्मा जी जुड़ गई हैं और अगले हफ्ते का संचालन नेहा जी कर रही हैं। और अगले हफ्ते हम संकल्प पर बात करेंगे, क्योंकि नव वर्ष शुरू हो रहा है, 2024 में हम प्रवेश करेंगे, तो अपना अपना संकल्प हम यहाँ पर लेकर आएंगे और हम संकल्प के ऊपर बात करेंगे। मीता जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस पॉडकास्ट के लिए, और सब प्रतीक्षारत हैं और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह बनाते रहें और हमें सुनाते रहें। जी, कल शाम 4 बजे यूं ही कोई मिल गया, हर प्लेटफॉर्म पर मैं मिलूंगी, आपके साथ रहूंगी। और अपनी जरूर मैसेजेस दीजिएगा, जो कमियां हैं उन्हें जरूर बताइएगा ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। बहुत बहुत आभार सभी को। फिर से एक प्रश्न है, हमेशा 4 बजे होगा? जी हाँ जी, शाम को 4 बजे हमेशा। अभी कल 1 को होगा, फिर 15 जनवरी, फिर 30 जनवरी, फिर 15 फरवरी, फिर 29 फरवरी, क्योंकि 30 दिन नहीं होते। आगे के डेट बताते जाएंगे ना? हाँ जी बिल्कुल, अगली डेट में बताती जाऊंगी। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए। विभा जी, बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। कृतिका, समझ लेना आपकी बार रिव्यू नहीं दिया तो आप रिव्यू जरूर 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 नमस्ते और बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, मीता जी ने मैं आगे कंटिन्यू रखूं, बीच में रह गया। दरअसल मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि जो हम आरटीआई पे बात कर रहे हैं, तो संजय जी ने कुछ ज्यादा ही, और हमारे साथ पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। आरटीआई पे हम बात कर रहे हैं और बार बार ये सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। संजय जी बार बार लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के प्रभाव से प्रिंट मीडिया शून्य होता जा रहा है, इससे कैसे बचे? संजय जी, हम आरटीआई पे बात कर रहे हैं। आपके इस प्रश्न को जब हम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं बात करूँ, ये हंसी का विषय नहीं है। इन तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बीच में रह गया था, उसको बोल दो। जी जरूर, आप करिए। अब हम थोड़ा समय भी हमारे पास कम है, आप जल्दी से अपनी बात। कृतिका जी को तो मालूम ही होगा कि ये मुख्य सूचना अधिकारी जो हैं, ये पहले 5 वर्ष के लिए चुने जाते थे, लेकिन 2019 में
संशोधन हुआ तो अब वो 3 वर्ष कर दिया गया। सबसे पहले तो थे वजाहत हवी उल्लाह और सबसे पहली मैडम मतलब फीमेल थी दीपक संधू जी, महिला आयुक्त। और थोड़े महीने पहले पता लगा था कि यशवर्धन सिंह जी हैं। आजकल वो अभी हैं या नहीं, कृतिका जी को मालूम होगा, थोड़े महीने पहले तो वो थे। और एक प्रश्न मेरे से ये पूछा गया था कि एक मैं ये कंप्लीट किया कि 65 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से सही होने चाहिए जो भी आयुक्त हो। मेरे से किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि क्या भारतवर्ष में ही सूचना आयोग है? ऐसा नहीं, ये जो सूचना आयोग है सबसे पहले स्वीडन में हुआ। स्वीडन में 1766 में हुआ और तत्काल उत्तर देने का प्रावधान है और बिल्कुल निःशुल्क है। कनाडा में 15 दिन का है। ऐसे हर देश का अलग अलग है और कुल 80 देशों में सूचना का अधिकार नियम है। और अभी और भी जानकार जो देश हैं वो इसको फॉलो करने के कगार पे हैं। और बाकी जो हमारे जो राज्य हैं, काफी राज्य हैं, तो उसमें 9 राज्यों के पास पहले ही ये चीजें थी। ये राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, 9 राज्य पहले से ही सूचना का अधिकार रखते थे। और सबसे पहले जो रखते थे वो तमिलनाडु सरकार रखते थे। तो अब जबकि ये सूचना अधिकार 2005 आ गया तो ये सब पे लागू हो गया। तो अब ये एक तरह से पूरे, क्योंकि पूरे देश में है तो इसीलिए इसको थोड़ा कम वरीयता मिल रही है। तो एक चीज और थी कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए या नहीं। थर्ड पार्टी का मतलब है कि मैंने अगर पूछा कि थोड़ा जल्दी आप अपना वक्तव्य बस पूर्ण करें, क्योंकि बता रही, बस खत्म करती हूँ। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जरा जरूरी है जानना, मुझे लगता है, क्योंकि वो देने लायक है। कि सपोज किसी ने पूछा कि वैभवी जी कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मैंने अगर पूछा तो वैभवी जी से पूछा जाएगा क्या हम ये इंफॉर्मेशन दें या नहीं, है ना। और अगर वो कहेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है तो दे दीजिए, तो 40 दिन के अंदर सेक्शन 11 के अंदर ये दे दी जा सकती है। लेकिन ये सूचना तभी दी जा सकती है जब पब्लिक इंटरेस्ट में हो, वरना ये सूचना नहीं दी जा सकती। और अगर उसकी कोई अपनी इस पे कोई आघात पड़ता है पर्सनैलिटी पे तो फिर ये नहीं दी जाएगी। जी, बहुत-बहुत आभार पुष्पिता जी। और हमारे साथ डॉक्टर विनीता साहनी जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और बहुत बढ़िया-बढ़िया जानकारी मिली और आरटीआई पे हमने बात की। बात बहुत सारगर्भित भी रही और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये हम तमाम दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं इस तरह की परिचर्चा, इस तरह के महत्वपूर्ण विषय, ताकि हम आपस में चर्चा कर सकें और एक जो नई विचारधारा है वो लेकर हम अपने घर जा सकें और उस विचारधारा से अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने आसपास हो रही जो चीजें हैं जो गलत हो रही हैं उसको सही करने की कोशिश करें। तो हिंदी साहित्य संस्थान का काम है राइट टू इन्फॉर्मेशन देना। तो बहुत सुंदर चर्चा रही और डॉक्टर पुष्पिता तनेजा जी पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। एडवोकेट कृतिका शुक्ला जी बहुत आभार, और नंदनी जी बहुत आभार आपका। देखिए आप सब बहुत हमारा ये काम है, लेकिन आप सब हमारे जब कार्यक्रम में आते हैं कितना पशोपेश का समय होता है, क्योंकि आप मीडिया से हैं, वो लॉयर हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में, अपने काम में, फिर हमारे लिए समय निकालना। तो वाकई हिंदी साहित्य संस्थान हमेशा ऋणी रहेगा आप जैसे वक्ता। बिल्कुल, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि वरना हम अपने कामों में उलझे रहेंगे अगर आप हमें समय पर ना बुलाएं समय समय पर, और तो इस तरीके से कभी ये इतना अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा खुद को अभिव्यक्त कर पाने का। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अगली बार हम संकल्प पर बात करेंगे और संकल्प पर जो चर्चा करेंगी वो हमारी नेहा होंगी। और नेहा के बारे में मैं जरूर कहना चाहती हूँ, जितनी खूबसूरत सीरत है उनकी, उतनी खूबसूरत उनकी शक्ल है, उतनी ही खूबसूरत उनकी लेखनी, और जब वो संचालन करती हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। तो नेहा जी, आप सब, आपका इंतजार सभी करेंगे अगले हफ्ते यानी कि 7 तारीख को
संकल्प पर बात करेंगे, क्योंकि संकल्प हम बहुत सारी चीजों के लिए ले सकते हैं, क्योंकि नया जो वर्ष है वो प्रवेश कर रहा है। हालांकि हिंदी में अभी देरी है नए वर्ष में, क्योंकि हम भारतीय परंपरा के अनुसार चैत्र के पहली प्रतिपदा को हम नववर्ष मानते हैं, लेकिन चूंकि साल बदल रहा है, तारीख बदल रही है, तो आगमन हो रहा है नए वर्ष का, तो नए वर्ष का जब आगमन होता है तो संकल्प जरूर होना चाहिए, चाहे वो संकल्प किसी रूप में हो, परिवार के लिए हो, दोस्त के लिए हो, दुनिया के लिए हो, देश के लिए हो। तो चलिए संकल्प के ऊपर बात करेंगे। और पुनः आप सभी का आभार। इसी तरह परिचर्चा से जुड़ते रहिए और नए नए विषय हम सुझाते रहेंगे, आप भी हमें सुझाते रहिए। नए नए विषय पर हम नए नए वक्ताओं के साथ आप सभी का मनोरंजन करने या राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, जो भी आप समझे, हम आपके लिए हैं, हमारा पोर्टल आपके लिए है। आप सभी का आभार। तमाम सुधी श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, आप सभी का आभार। और जो नूतन वर्ष जो 2024 दस्तक दे रहा है, उसके आगमन पर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के घर में रोज दिवाली हो, आप सभी के घर में शांति हो, देश में शांति हो, दुनिया में शांति हो, और भारत विश्व गुरु बनकर उभरे। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। एक मिनट आप लास्ट में हमेशा संदेश मांगते हैं, इस बार आपने कोई संदेश नहीं मांगा। मैं सिर्फ मुझे इजाजत दीजिए थोड़ा सा कुछ कहने के लिए, 1 मिनट भी नहीं लूंगी जी मैं जरूर। सिर्फ ये कहना, आज का विषय संदेश मैं के ये लिए कहना नहीं चाहूंगी कि जी आम कहूँ नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं आप कहिए, अननेसेसरी संदेश जो है मांगा, आप कहिए, आप अपनी बात कहिए। मैं आम जनता को ये मतलब सुनने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि अननेसेसरी जो सूचनाएं हैं वो ना मांगे, बड़ी बड़ी सूचनाएं। एक बार शिकायत से कि लोक प्राधिकारी वहां भी होते हैं, तो इतनी ज्यादा सूचना मांगी गई कि उसकी पहुंच से बहुत लंबी चौड़ी, जिसका कोई औचित्य ही नहीं था। तो बहुत जरूरी हो तो वो मांगे। आरटीआई बना है लेकिन आपकी सुविधा के लिए बना है, ना कि दूसरों की असुविधा के लिए। बहुत सुंदर जानकारी, दूसरों का भी ध्यान रखें जो देने। पुष्पलता जी, बहुत सुंदर संदेश। और एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जिस तरह एक जज जब बैठता है अपना फैसला सुनाने के लिए, और जैसे ही कलम चलती है तो पीछे से कोई ये कहता है कि रुकिए जज साहब, मेरे पास एक सबूत है या मेरे पास एक गवाह है, उसी तरह आपने मुझे रोका जब प्रोग्राम को मैं खत्म कर रही थी। तो पुनः आपका आभार। और बहुत ये मजाक का विषय है, आप अन्यथा ना ले, ये थोड़ा हल्का फुल्का माहौल करना जरूरी होता है। मनोज कुमार जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन और सभी का आभार। अगली बार नई परिचर्चा, नई संचालिका। नमस्कार, आपका नव वर्ष शुभ हो।